पेज नंबर 164 पर, पेज नंबर 164। एक नजर रिवाइज करने कल क्या पढ़ा। जरा रेशो का टाइम दो या मैं इसमें सवाल करूं। ये कहाँ तक हुआ? 11 तक हुआ? रेशो नंबर 11 तक। एक नजर रिवाइज कर लें, रेशोस के नाम पढ़े, फार्मूला पढ़े। कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन पढ़ लेना फिर। ये बुक सिर्फ ही ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे सवाल होते हैं। जी सर, डेटा टर्नओवर पीरियड का फार्मूला क्या है? डेटर्स टर्नओवर पीरियड से पता क्या चलता है? कितने दिनों में सेल हुई है या कितने दिनों में सेल के बाद पैसे मिले? अब से कब तक के दिन है? सेल से लेके पैसे मिलने तक के दिन है। क्रेडिट टर्नओवर पीरियड का फॉर्मूला ढूंढा। बिजनेस साइकिल का फॉर्मूला क्या? इन्वेंट्री डेज प्लस इधर इंटरप्रिटेशन पढ़े नंबर 10। ये कब से कब तक का टाइम पीरियड बताता है? चले फिर आगे चलें। रेशियो नंबर 12 पे आ रहे हैं। रेशियो नंबर 12 से लेके 15 तक जरा नाम जस्ट पढ़ेंगे। 12 का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, 13 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, 14 एक्सपेंस रेशियोज एंड 15 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियोज। सर में ये सारी रेशियोज हैं। एक सेकंड जरा बोर्ड को देखें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा सही बना।
कहाँ से शुरू होगी? तो फिगर्स में अज्यूम करो, लेट्स अज्यूम सेल्स है 1000, कॉस्ट ऑफ सेल है सपोज 650, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, कैलकुलेटर पकड़ना 350, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या हेडिंग आती है? कम ऑन यार, कम ऑन यार। अदर इनकम सपोज है 10, एडमिन एक्सपेंसेस है, admin selling expenses, let's assume admin expenses are 50, selling expenses are selling and distribution, let's assume 70, ये जो admin और selling expenses इसे operating expenses बोलते हैं, बल्कि इसमें sometimes financial charges भी आता है, ठीक है प्लीज। देन अगर financial charges का वर्ड सुना किसे कहते हैं? कम ऑन यार, फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस का खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर फाइनेंशियल चार्जेस से पहले प्रॉफिट निकाल लिया जाए, जरा कैलकुलेट करो, 350 प्लस 10 माइनस 50 माइनस 70, इससे पहले प्रॉफिट निकाल रहा हूं। अगर फाइनेंशियल चार्जेस से पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाए, इसे फिर बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डेफिनेटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन जरा रेशियो नंबर 13 का नाम पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस जगह पे कैलकुलेट होता है? फाइनेंशियल चार्जेस से पहले, उसके फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ मैं बता दूंगा। आगे चलें जरा, लेट्स अज्यूम फाइनेंशियल चार्जेस की फिगर है 20, देन फाइनेंशियल चार्जेस के बाद अगर टोटल किया जाए तो ये बन जाएगा 220। अगर टैक्स इन्वॉल्व नहीं है कंपनी में तो फिर तो ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन टैक्स वर्ड सुना कभी वैसे? तो अगर ये टैक्स इन्वॉल्व है तो फिर ये प्रॉफिट कहलाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फाइनली इसमें से फिर क्या लेस होगा? टैक्स, लेट्स अज्यूम 50 टैक्स है, और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अभी करने से कोई लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, मैंने आपके सामने क्या बनाया है, एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाया है, जरा देख के हेडिंग बोलना सारी। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम के बाद फाइनेंशियल चार्जेस से पहले अगर प्रॉफिट निकाल लिया जाए तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है, और उसके बाद फिर फाइनेंशियल चार्जेस लेस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स अगर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व है, टैक्स का एक्सपेंस भी है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस होकर फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर जो है रिटेन्ड अर्निंग्स इनमें बनाया, रिटेन्ड अर्निंग्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस होता है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा, बाकी फिर डिविडेंड्स वगैरह लेस होंगे, ठीक है जी। तो अब जरा रेशियो नंबर 12 से शुरू करें। नाम लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूले इसके बिल्कुल सिंपल से है, अगले फॉर्मूला देखा इसका, ग्रॉस प्रॉफिट उठाया हुआ और डिवाइड बाय नेट सेल से क्या मुराद है? नेट टोटल सेल, सेल में सेल रिटर्न माइनस हुई भी उसी तरह जिस तरह रेशियो नंबर 11 में था, क्रेडिट सेल और कैश सेल का सम है, और नेट का मतलब सिर्फ ये अगर कोई सेल रिटर्न्स है तो वो लेस होंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशनशिप किससे डेवलप हो रहा है? नेट सेल से, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 भी यहाँ है, इसके फिर जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। कैलकुलेटर एक सेकंड पकड़ देना, बोर्ड पे देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कितना लिखा, 350 डिवाइडेड बाय 1000, वैसे तो मैंने फिगर जरा सिंपल सी रखी, तो 350 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या आंसर आ रहा है? क्या चीज किसका कितने परसेंट है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 35% ऑफ सेल्स। बेस में सेल्स आनी है हर रेशो में, तो सेल की बेस पे ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन 35% इज ग्रॉस प्रॉफिट इन रिलेशन टू द सेल्स।
क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए कम? हायर द बेटर, लोअर द बेटर? रेशो नंबर 13 पे क्यों लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। आगे पहले फॉर्मूला पढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। बोर्ड पे देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना, 240 लिखें कैलकुलेटर, 240 डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय, तो आंसर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 100। क्या चीज किसका 24% है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 24% ऑफ सेल्स। तो सेल्स को बेस रखते ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट की जा रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जितनी है ये हायर द बेटर या लोअर द बेटर? जितना प्रॉफिट ज्यादा उतना अच्छा है। ठीक है, एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे और पहले 15 जरा देखो। 15 का नाम क्या लिखा हुआ? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो का फॉर्मूला क्या बना हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डिवाइड बाय वही नेट सेल है इनटू 100 है। बोर्ड पे ढूंढना जरा, व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 170 है, बेस में क्या आना है? सेल आना है, इनटू 100 है। क्या चीज किसका 17%? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 17% ऑफ सेल। ठीक है, तो किसकी बेस पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट होंगे? अब एक सेकंड जरा नंबर 14 पे। नंबर 14 में लिखा हुआ है एक्सपेंस रेशियोज। अब उसमें 3 लिखी हुई। पहला पढ़े क्या लिखा हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। बोर्ड पे देखें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल? तो 650 डिवाइड बाय 1000 इनटू 100। क्या आंसर आएगा? क्या चीज के साथ 65%? कॉस्ट ऑफ सेल इज 65% ऑफ सेल। अगला फॉर्मूला देखें 14 नंबर, 50 डिवाइड बाय 1000 इनटू 100। करते रहे, जुबानी भी नहीं हो रहा, जुबानी हो नहीं रहा, कैलकुलेटर पे करनी चाहिए। लग तो रहा है कि जुबानी हो जाएगा लेकिन हो नहीं पा रहा, सही हो नहीं रहा। 50% नहीं है, 5% है। 50 डिवाइड बाय 1000 इनटू 100। तो एडमिन एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल एंड सेलिंग एक्सपेंसेस की रेशियो बनी हुई है 7% ऑफ सेल। ठीक है सर, तब ये कुछ रेशियोज यहाँ बनी हुई, उससे उसके अलावा भी शायद डेवलप हो सकती हैं। मसलन एक सेकंड बोर्ड पे देखें, फाइनेंशियल चार्जेस की भी बन सकती है। बेस में बस क्या आना, तो फाइनेंशियल चार्जेस 20 डिवाइड बाय 1000, 2% ऑफ सेल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली रेशियो भी अगर बनाना चाहे बना सकते हैं। कैसे? तो 20 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, इन अदर वर्ड्स पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को हम शायद बोर्ड पे देख के भी पढ़ सकते हैं परसेंटेज में। कॉस्ट ऑफ सेल इज 65% ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट इज देयरफॉर। अच्छा वैसे भी जरा सोचे, अगर कॉस्ट ऑफ सेल 65% ऑफ सेल है तो ग्रॉस प्रॉफिट फिर कितने परसेंट ऑफ सेल होगा? तो 35% ही होगा। मसला अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रॉस प्रॉफिट 35% है तो बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल की परसेंटेज पता चल जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज भी आ जाएगी। अदर इनकम इज 1% ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंसेस आर 5%, selling expenses are, operating profit is 24% of sales, financial charges are, and profit before taxes, even taxes 5% of sales and profit after taxes। तो ये सारी रेशियोज में बेस में क्या है? सेल्स की बेस पे हम अपने प्रॉफिट को और अपने एक्सपेंसेस को परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड अब जरा 12 से लेके 15 तक दोबारा दें। What is the formula of number 10? Number 12, sorry. Gross profit divided by sale. Number 13. Operating profit divided by sale. अच्छा एक सेकंड, नंबर 13 पे एक मिनट रुकना। नंबर 13 में जहां नाम लिखा हुआ उस नाम के नीचे ब्रैकेट पढ़ दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये 240 किस जगह कैलकुलेट किया मैंने? एक तो ये कि इसे ऊपर से देखा जाए, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस, लेकिन इसे रिवर्स ऑर्डर में भी देखा जा सकता है। रिवर्स से शुरू करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 170, 220 पे है, 220 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर मैं 240 पे आऊं तो इसे फिर कैसे बोलूं? प्रॉफिट नहीं, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही कैसे भी बोला जा सकता है,
240 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। इन दो चीजों से पहले रिवर्स अगर जाए, अगर रिवर्स जाए तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट कहलाए। किसको बोला जा रहा है? तो यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिवर्स ऑर्डर में कैसे कैलकुलेट हो जाता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। किसके बाद कैलकुलेट होता है अगर ऊपर से चले? सेलिंग एक्सपेंसेस। और रिवर्स ऑर्डर में अगर चले तो किससे पहले कैलकुलेट होता है? किससे पहले? फाइनेंशियल चार्जेस से पहले। टैक्स और फाइनेंशियल चार्जेस मींस इंटरेस्ट से पहले। तो इसलिए इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहा जा सकता है। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा है कुछ जगह बना सकते हैं, तो छोटी सी एक स्टेटमेंट बना लें, साथ नाम लिखना था। पेज नंबर 264 164 के एंड पे ट्राई करें, थोड़ा सा आमने सामने करके बना लें। थोड़ा आगे चले जाओ तो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर दीजिए, एक स्टेटमेंट बना लें। अगर जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 165 पे स्टार्ट कर। नहीं उधर जगह चाहिए, 166 पे 5 के एंड पे ना बनाए, उधर जगह चाहिए 164 के एंड पे, और अगर जरूरत पड़े तो 165 पे स्टार्ट कर। अच्छा इस तरह बनाना जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? इसी बंद ना करो आप, फ्रेंडली इधर इधर आ जाए, फिर वो दूसरे कहेंगे गर्मी लग रही। इधर आ जाए, खाली चेयर्स पे आ जाओ, सिर्फ चले गए। जी जी, वो बिफोर टैक्स में से इंटरेस्ट लेस हो गया वो, और आफ्टर टैक्स में से टैक्स भी लेस हो गया। जी नोट कर लीजिए, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कंपनी की हायर साइड पे होनी चाहिए, लोअर साइड पे? हायर द बेटर, लोअर द बेटर। लेकिन नंबर 14 देखें जरा, एक्सपेंस रेशियोज भी हायर द बेटर। एक्सपेंस रेशियोज लोअर होंगी तो प्रॉफिट हायर होगा ना। पढ़े जरा उसके नीचे भी अंडरलाइन कर लें थोड़ा थोड़ा। बाकी 12 13 15 के नीचे तो हायर लिखा होगा, लेकिन 14 के नीचे लोअर क्यों लिखा हुआ? क्या कम होगा तो क्या ज्यादा होगा? एक्सपेंसेस कम से कम होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक हो गया? चलो आगे 16 पे आ गए, 15 तक तो हो गया मेरे को। ये नोट नोट तो नहीं कर रहा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए? जी सर, नंबर 16 में है।
नंबर 16, 17 एंड एक सेकंड 18 में रहेंगे। इन तीनों का स्टार्ट किस वर्ड से हो रहा है? रिटर्न रिटर्न रिटर्न। वंस अगेन ये रिटर्न जो है ना प्रॉफिट के एंगल से वर्ड होता है। रिटर्न, आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो आप उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न चाहते हैं, तो रिटर्न का मतलब प्रॉफिट के एंगल से। और एक टर्नओवर वर्ड आ रहा है, टर्नओवर सेल्स के एंगल से वर्ड है। तो रिटर्न ऑन किस पे? नंबर 16 एसेट्स, नंबर 17 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं? रेशियो नंबर 11 देखिए जरा, पता गेम ऑन होने लगी है सर। वंस अगेन इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी में अगर लॉन्ग टर्म लोन्स जमा कर लिए जाए तो जो फिगर आएगी उसे फिर कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं। और रेशियो नंबर 18 का जरा नाम पढ़े, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल ब्रैकेट पढ़े, रिटर्न ऑन इक्विटी वर्ड सुना है कभी, या इसे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो रिटर्न 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 तीन रेशियो सब पढ़नी है। आधा 16 पर जी नंबर 16 का फॉर्मूला पढ़े, रिटर्न ऑन एसेट्स। बल्कि पहले एक जरा और वर्ड अपने हाथ से भी लगाना है। यहाँ रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब है एसेट्स, यहाँ मुराद है टोटल एसेट्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ध्यान में लाएं। एसेट्स की दो कैटेगरीज होती हैं, दो मेन कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो एसेट्स से मुराद यहाँ टोटल एसेट्स मींस कौन कौन से दोनों, कौन कौन से इकट्ठे? नॉन करंट और करंट टोटल बात हो रही है। देखना ये चाह रहे हैं हम, फॉर्मूला जरा देखें कि एसेट्स के अगेंस्ट, टोटल एसेट्स के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट कमाया है। लेकिन ये प्रॉफिट लिखा कौन सा हुआ है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर लिख कर अपने हाथ से। तो अगर हमें ये रेशियो कैलकुलेट करनी है तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढा करेंगे। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढने का मतलब हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ढूंढा करेंगे। उसे फिर डिवाइड किससे कर देंगे? एवरेज टोटल एसेट से। एवरेज का मतलब वही है जो कल बात हो रही थी। अगर कंपैरेटिव डेटा होगा तो ओपनिंग टोटल एसेट्स प्लस क्लोजिंग टोटल एसेट्स डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर ओपनिंग नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? क्लोजिंग को एज इट इज लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय फिर 100 भी है तो आंसर परसेंटेज में आएगा। लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन कि प्रॉफिट है 100 मिलियन और एवरेज टोटल एसेट्स है 500 मिलियन। कैलकुलेटर पर वर्किंग किया करें प्लीज। व्हाट इज 100? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। व्हाट इज 500? तो कितने एसेट्स के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट कमाया? 500 एसेट्स के अगेंस्ट अगर 100 प्रॉफिट कमाया तो ये कितने परसेंट बनेगा? क्या चीज किसका 20%? प्रॉफिट इज 20% ऑफ एवरेज टोटल एसेट्स। प्रॉफिट इज, प्रॉफिट किसकी बेस्ड पे? 20% मींस 20% वैसे मैथमेटिकली मींस सबको पता है 20% का मतलब 20/100 परसेंटेज 100। क्या अगर 100 है तो क्या 20 है? अगर टोटल एसेट 100 रुपया है तो प्रॉफिट 20 रुपए है, ठीक है। लेकिन अगर किसी और कंपनी का ये 25% हो तो वो कंपनी बेहतर है, ये हायर द बेटर लोअर द बेटर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये भी है। लिख लो जरा दो वर्किंग्स लिखते हैं थोड़ी सी। लेट्स से एक और कंपनी, उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अमाउंट है 75 और उसके टोटल एसेट्स हैं 100। ये सॉल्व कीजिएगा देखिए। जी 18.717 है। तो इसमें कौन सी कंपनी बेहतर है, ए या बी? हायर द बेटर है जी, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी है। कम एसेट्स, कम से कम एसेट्स खरीदे हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। यानी कंफ्यूजन है, किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? प्रॉफिट का कंपैरिजन टोटल एसेट से हो रहा है। ये 20% बोलेंगे कैसे? प्रॉफिट इज 20% ऑफ एवरेज टोटल एसेट। प्रॉफिट इज एंड प्रॉफिट इज 18.75% ऑफ टोटल एसेट। इसका इंटरप्रिटेशन में है लिखा हुआ टोटल एसेट्स इंक्लूड, ये मैंने अभी बात करी टोटल एसेट्स में यहाँ करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों शामिल है। हाउएवर वाली लाइन अंडरलाइन करें।
समटाइम्स एग्जामिनर भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कभी कभी कहता है कि रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स कैलकुलेट करें, फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर एग्जामिनर के रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स कैलकुलेट करें तो फिर फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज नॉन करंट एसेट्स। और एग्जामिनर पे ये भी कह सकता है रिटर्न ऑन करंट एसेट्स कैलकुलेट करें, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज करंट एसेट्स। लेकिन अगर जस्ट एसेट्स वर्ड बोले तो फिर हम करंट और नॉन करंट दोनों को ले लेंगे। तो अल्टरनेटिवली ये सिर्फ करंट एसेट्स के साथ भी और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के साथ भी कैलकुलेट हो जाती है। फाइनल एक सेंटेंस देख लें, हायर द बेटर, लोअर द बेटर। ओके जी प्लीज। देन आई नंबर 17, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेशियोज लिखा हुआ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके इर्द गिर्द बहुत कुछ लिखा होगा, मैं साथ साथ रहना, लास्ट कॉलम में आएगा। पहले इसका फॉर्मूला जरा देखें मेरे साथ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है वंस अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया जा रहा है। अच्छा, इसकी डिवाइडेड बाय है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, मतलब बीच में जरा थोड़ा सा फॉर्मूले के बाहर करते हैं, दरमियान में आ गया, पता चल गया कि बेस में क्या लिखा है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू 100 बाद में, वो टाइपिंग में शायद। जी अब फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए, क्या लिखा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके नीचे आए, कैपिटल एम्प्लॉयड कल मैंने क्या बताया था? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। इक्विटी में जाए जहनी तौर पर इक्विटी में क्या क्या आ रहा होगा? शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रीमियम वगैरह वगैरह, पूरी इक्विटी की बात हो रही है। तो अगर शेयर होल्डर्स के पैसों में मींस इक्विटी के पैसों में लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंकों के पैसे भी शामिल कर लिए जाए, लॉन्ग टर्म पैसे शामिल कर लिए जाए, तो उसे फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। एक सी पढ़े इधर। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना, मेरी तरफ जरा देखना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में लाना जरा। कभी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सुनी है? बताएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के दो तरह से शायद आपने सुनी हो। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, आपने कभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई यार? प्लीज मान लेना यार। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले एसेट्स का टोटल होता है, करंट नॉन करंट एसेट्स का टोटल होता है। क्या वो जो टोटल एसेट्स का टोटल होता है वो हमेशा इक्विटी और लायबिलिटीज के टोटल से मैच होना चाहिए। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंडीशन बनाए, स्टेटमेंट बना रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? नॉन करंट एसेट्स, फिर क्या करते हैं? करंट एसेट्स, फिर उनका एक टोटल आ जाता है, टोटल एसेट्स। फिर आगे बढ़े, इक्विटी लिखते हैं, इक्विटी का टोटल कर लेते हैं, शेयर कैपिटल वगैरह वगैरह। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग आती है, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज हेडिंग आती है, फिर इक्विटी और लायबिलिटीज का सम हो जाता है। असूलन किस किस का सम किसके बराबर होना चाहिए? इक्विटी और लायबिलिटीज का सम टोटल एसेट्स के बराबर होना चाहिए। अगर हमने सही वर्किंग की है तो हमेशा टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज। इसी को जरा रीअरेंज अगर हम कर लें तो इक्विटी इज इक्वल टू, हिम्मत करें, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये नहीं कर पाए। टोटल एसेट्स में से अगर टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दी जाए तो जो फिगर आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए? इक्विटी के बराबर होनी चाहिए। थोड़ा सा और डिटेल में जाए, टोटल एसेट्स किस किस का सम है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल लायबिलिटीज किस किस का सम है? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। ओके सर, इन अदर वर्ड्स अगर ब्रैकेट्स खोल दूं तो मैथ्स सर मेरा काइंडली वीक है, आपका अभी रिसेंटली ये पास हुआ है, सही चेक करते रहना होगा।
माइनस हो रहा है आगे, माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज माइनस करंट, देख लो जरा। ये एनी कंफ्यूजन? लास्ट लाइन, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस माइनस इज इक्वल टू इक्विटी। ओके सर? ओके है सर? अब जरा नॉन करंट लायबिलिटीज ध्यान में लाया, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज जो आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स पे करनी। इन अदर वर्ड्स नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म लोन होंगे। तो अब जरा कैपिटल एम्प्लॉयड ध्यान में लाया, कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं? तो मैंने जरा ये इक्वेशन फाइनली रीअरेंज करके आपको दिखानी है, तो जरा गौर से देखिएगा। अगर नॉन करंट लायबिलिटीज को इज इक्वल टू किस तरफ लेना, तो इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, बोलो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। उधर माइनस साइन था, इधर प्लस साइन हो गया, वही हुआ जो आपको पता, कोई जादू नहीं हुआ। आखिरी चीज सुनो, अब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एंड इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? ना 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 ना, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, फार्मूला यही है। लेकिन कभी अगर ये फिगर डायरेक्टली ना मिली, इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज ना मिले, तो अल्टरनेटिवली इसमें से क्या माइनस करके भी ये फिगर आ सकती है। टोटल एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें तो कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर फिगर आ जाएगी। अब दोबारा कंसंट्रेशन से अपने हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया था, हिम्मत करें हिम्मत। टोटल एसेट्स अगर हम उठाएं और उसमें से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दें तो फिगर आएगी इक्विटी। टोटल एसेट्स उठाए, करंट नॉन करंट दोनों माइनस कर दे, तो बाकी क्या बचेगा? सिर्फ इक्विटी। लेकिन अगर टोटल एसेट्स उठाए और उनमें से सिर्फ करंट लायबिलिटीज माइनस करें तो क्या क्या बच जाएगा? इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन बच जाएगा। तो मैं यहाँ इक्विटी इज इक्वल टू बताना चाह रहा हूँ फाइनली, या कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू बताना चाह रहा हूँ, सॉरी एंड में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, और लॉन्ग टर्म लोन्स नॉन करंट लायबिलिटीज में होते हैं। लेकिन अगर कभी ये डायरेक्टली फिगर ना आ सकी तो ये फिगर फिर कैसे भी बन जानी चाहिए, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज ओनली। ठीक है? अब एक सेकंड पहले सी पढ़े, आपको जो लिखा हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड को अल्टरनेटिवली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके जहन में रहना चाहिए बी 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 कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। अगर फिगर डायरेक्टली ना मिल सके तो अल्टरनेटिवली कैसे ढूंढने की कोशिश कर लेंगे? टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करके। अब ये मैंने जो सब कुछ लिखा, मेरे ख्याल पेज नंबर 165 के नीचे बन जाएगी, और दोबारा सोच के लिखिएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज?
अजय सर, अजय अजय वेलकम। कोई मसला नहीं यार, बंदा लेट हो जाता कभी कभी। आगे आ जाए अपनी चेयर पे। वर्ड्स में मसला नहीं, क्या लिखा मैंने? एनसीए के सीएल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड? देख के बताना, देख के अपने बताना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की एक एब्रिविएशन भी बनी हुई है, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या है इसका? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। में आंसर आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढेंगे? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। लेकिन अगर ये फिगर डायरेक्टली ना मिली तो ऑल्टरनेटिवली कैसे ढूंढ लेंगे? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आ जाए जहां दरमियान में सेकंड बॉक्स में नाम लिखा हुआ, नोट करें अभी। जी नोटेड है प्लीज। अब जहां सेंटर में, सेंटर वाले बॉक्स में नंबर 17 के सेंटर में जहां नाम लिखा हुआ था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी, उसके नीचे जरा लॉन्ग टर्म लोन्स पे अब जरा थोड़ी सी बात होनी। ये जो मर्जी करी जाए शाहयार साहब, इसी क्वेश्चन को जिस तरह मर्जी आगे पीछे करी जाए, आगे पीछे जिस तरह मर्जी रीअरेंज करो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इक्वेशन मैंने बनाई है, इक्वेशन अदरवाइज भी रीअरेंज हो सकती है। इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटी सब कुछ हो सकता है। ये दरमियान में आगे लॉन्ग टर्म लोन्स मिल गया, कहा हूं मैं इसको? इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म डेट। डेट का एक वर्ड लोन के लिए यूज होता है। डेट, डेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्या मतलब? लोन ज्यादा हो गए हैं, तो लॉन्ग टर्म डेट सिंपली मींस लॉन्ग टर्म लोन्स की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म डेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन डेट का वर्ड किसके लिए हो गया? लोन के लिए यूज होता है। तो लॉन्ग टर्म डेट मींस लॉन्ग टर्म लोन्स। अब क्वेश्चन में ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये डिफरेंट नेम से गिवन हो सकते हैं। इनमें से एक का नाम आपको पहले पता है और बाकी की कुछ मैंने बातें और करनी है। आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू, सबसे पहले एक एब्रिविएशन बनी हुई टीएफसीज लिखा हुआ है। टीएफसीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। बैंकों से जब आप लोन लेते हैं तो डिफरेंट सिचुएशंस में लोन्स का नाम डिफरेंट यूज हो जाता है। तो इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ में, हमने नामों की डेप्थ में नहीं जाना, हमें बस ये पता होना चाहिए कि अगर टीएफसी लिखा हो, टीएफसी किस चीज की एब्रिविएशन? टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। व्हाट इज दिस? सिंपली इट इज अ लोन। और कौन सा लोन? लॉन्ग टर्म लोन। अगर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट के नाम से कोई हमें वर्ड नजर आए तो ये लोन होगा। और कौन सा लोन होगा? लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, अगला वर्ड पढ़े। डिबेंचर का भी आपने वर्ड सुना मेरे से? डिबेंचर का भी वर्ड सुना है सर आपने? कहाँ सुना है? वहां से एक तरह देख के रिवाइज करना, जरा पेज नंबर ढूंढे 84। नहीं, जर्नल जरूरी नहीं है यार। अगर ये लोन क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो फिर ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, और अगर ये डिबेंचर्स इशू किए हैं जर्नल पर्पस के लिए तो जर्नल लोन भी हो सकता है। पेज नंबर 84 पे आपने स्टार्ट में मेरे साथ ये डिबेंचर वर्ड सुना था क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले। ये जरा ढूंढे, जरा दूसरी एंट्रीज है ऊपर। तो पहले शेयर्स की एंट्रीज है, स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर कंपनी इशू डिबेंचर्स, ब्रैकेट पढ़े क्या ये?
लोन है, सिंपली लोन है। अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो डबल एंट्री क्या करेंगे? कैश या बैंक डेबिट, पैसे आने हैं आपको, लेकिन ये पैसे आपको वापस करने हैं, तो डिबेंचर पेबल के तौर पे होगा। ठीक है सर, इसके नीचे भी पढ़ें। आम हालात में ये डिबेंचर्स हमेशा कौन सा लोन होगा? नॉन करंट लोन होगा। ठीक है, तो डिबेंचर्स के नाम से अगर हमें कहीं वर्ड नजर आए तो हमारे जहन में सिंपली क्या हो पाएगा कि ये भी एक लॉन्ग टर्म लोन है। वापस आ जाए पेज नंबर 165। कौन से दो वर्ड्स हो गए जरा बोल दें? TFCs हो गए, डिबेंचर्स हो गए, आगे वर्ड देख के बोलना जरा। इसकी मैं बात अभी डिटेल में करता हूँ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ दें। फिर बॉन्ड वर्ड भी होता है लोन्स के लिए, और लोन स्टॉक भी वर्ड हो सकता है। तो ये चार जो है बीच में, TFCs, डिबेंचर्स और आखिरी दो बॉन्ड या लोन स्टॉक, ये लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए वर्ड। जो एक वर्ड मैंने छोड़ा कौन सा, उसकी हमने जरा डिटेल में डिस्कशन करनी है। तो रजिस्टर एक मिनट खोलो। थोड़ा सा पहले लिख ले, फिर मैं दिखाता हूँ। ये बुक में भी कहीं लिखा हुआ, लेकिन बुक में जरा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ। कुछ बातें पहले सुन लो और साथ नोट भी कर लीजिएगा। शेयर्स पे सभी बहुत बहस होनी है, कुछ शुरू हुई भी है, कुछ और आ जाएगी, और इसने मुसलसल आगे चलते चले जाना। एक नया पेज निकाल लें, साफ सुथरा, हेडिंग लिखें शेयर्स। बस शेयर्स की हेडिंग लिख के रुक जाइएगा, मुझे जरा शायद एक पूरा पेज बनाना है, फिर आपको भी वो बनाना पड़ना है। कैसे बनाएंगे जरा देख लें पहले, वर्ड सुनने शुरू करें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। बात मेरी जरा पूरी होने दीजिएगा, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो यकीनन उस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो शेयर्स की दो मेन टाइप्स हैं, पहले सुनना जी काइंडली। वन इज ऑर्डिनरी शेयर्स एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर्स। क्या वर्ड बोले मैंने? ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये वर्ड सुने आप लोगों ने कभी? आपने बड़ा कुछ सुना हुआ सर, फिर PRC जहन में आ रहा नहीं है? एग्जाम तक कौन सी दो टाइप्स हो गई? प्रेफरेंस शेयर्स की भी बेटा फिर दो टाइप्स है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दो मेन टाइप्स कौन सी हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की भी दो टाइप्स हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इट मींस अगर किसी कंपनी ने, कंसंट्रेट फुल तरह, अगर किसी कंपनी ने शेयर्स इशू करके पैसे लेने हैं तो दो तरह के शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स भी दो तरह के इशू किए जा सकते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी तक जितना हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा है आज से पहले वो हमने विदाउट एनी नेम ऑर्डिनरी शेयर्स पढ़ा। अभी तक हमने जितना पहले पढ़ा है वो शायद विदाउट एनी नेम हमने ऑर्डिनरी शेयर वर्ड नहीं लगाया। शेयर, शेयर कैपिटल, डिविडेंड, जितनी ये बातें हुई हैं ये ऑर्डिनरी शेयर्स के एंगल से हुई हैं। तो आए पहले जरा ऑर्डिनरी शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो जरा जहन में ला के रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, ऑर्डिनरी शेयर्स के जो पैसे होते हैं, इट इज not repayable. These funds are not repayable by company during the life of the business. ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट अगर शेयर्स इशू करके पैसे लिए हैं तो जरा एंट्री बता दें क्या होती है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, डिफरेंस कैन आइदर बी प्रीमियम और डिस्काउंट। वही बात हो रही है। ये पैसे अगर शेयर होल्डर्स से लिए गए हैं तो शेयर होल्डर्स ओनर है कंपनी के। शेयर होल्डर्स के पैसे लाइबिलिटी नहीं है, ओन्ड फंड्स है, ये रीपेबल नहीं होने ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस। हाँ, अगर कभी बिजनेस वाइंड अप हुआ तो बिजनेस के एसेट्स बेचे जाएंगे, पहले लाइबिलिटीज सेटल की जाएंगी,
फिर अगर पैसे बचेंगे तो शेयर होल्डर्स को वापस किए जाएंगे। बट शेयर होल्डर हैज नो राइट कि वो कहे बाद में कि मेरे से गलती होगी इन्वेस्टमेंट करके, मेरे पैसे प्लीज वापस कर दें। उसे पहले सोचना चाहिए। अगर उसने एक दफा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया है तो कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं है ये पैसे रिटर्न करे। हाँ, अगर उस शेयर होल्डर को स्टॉक एक्सचेंज में कोई विलिंग बायर मिल जाए अपने शेयर्स का, तो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच सकता है, लेकिन कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसके शेयर्स वापस लेके पैसे उसके रिटर्न करें। तो मैं ये बातें नॉट रिपेबल मैंने किसके एंगल से लिखा है? कंपनी के एंगल से लिखा है। कंपनी के एंगल से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के पैसे नॉट रीपेबल है, ये लायबिलिटी नहीं है, इसलिए हमेशा इन्हें इक्विटी में लिखा जाता है। शेयर कैपिटल के पैसे नॉन करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी है? वही लायबिलिटी है। ये कहाँ आती है? ये पैसे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फंड्स आर प्रेजेंटेड इन इक्विटी। फंड्स आर प्रेजेंटेड इन इक्विटी। इसे लायबिलिटीज में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वापस नहीं करना, ये कोई लायबिलिटी तो है ही नहीं। ये पैसे ओन्ड फंड्स हैं, कंपनी के अपने हैं, इक्विटी का पार्ट है, ओनर के पैसे हैं बिजनेस में, इक्विटी का पार्ट, प्रेजेंटेड इन इक्विटी। डन है सर? डन है सर? क्या ऑर्डिनरी शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है, उस डिविडेंड को फिर कहेंगे ऑर्डिनरी डिविडेंड। ऑर्डिनरी डिविडेंड जो होता है इसकी परसेंटेज फिक्स नहीं है। क्वेश्चन अगर अपने तो 10%, 20%, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया 50%, 70%, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड होगा भी नहीं। क्या डिविडेंड हर साल देना कंपलसरी है? डिविडेंड देना कब लायबिलिटी बनेगा? जब डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर जब होता है तो डायरेक्टर्स पहले देखते हैं कि प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है कि डिविडेंड दिया जा सकता है, और अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो डायरेक्टर्स डिसीजन ले सकते हैं कि हमने डिविडेंड नहीं देना। और अगर प्रॉफिट्स हैं भी तब भी ये डिसीजन हो सकता है कि हमने रिटेन रखना है फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक या जनरल नीड के लिए। जनरल रिजर्व बना लिया जाता है, स्पेसिफिक रिजर्व बना लिया जाता है। लेकिन अगर डिविडेंड एक दफा डिक्लेयर हो जाए फिर वो लायबिलिटी बन जाता है। तो डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो जाए तो डबल एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट। फिर डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट होता है जब डिक्लेयर होता है। तो इसकी परसेंटेज फिक्स नहीं है, परसेंटेज नॉट फिक्स। ठीक है सर? वेरी कर सकती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकती है, कुछ कम प्रॉफिट कम भी हो सकती है, और अगर लॉस है तो परसेंटेज 0 भी हो सकती है। ठीक है? देन डिविडेंड प्रेजेंट कहाँ होता है? डिविडेंड प्रेजेंटेड इन वेयर प्रॉफिट और लॉस में जाता है, डिविडेंड एक्सपेंसेस में आ जाता है। डिविडेंड इज प्रेजेंटेड इन retained earnings in statement of change in equity. Ordinary dividend is presented in statement of changes in equity, SOCE. ठीक है सर? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के पैसे कहां नजर आते हैं? इक्विटी में, इक्विटी की हेडिंग में। और ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है ये रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेस होता है इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और रिटेन्ड अर्निंग्स में से फिर लेस होकर रिमेनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो फिर इक्विटी का पार्ट बन जाता है। यहां तक मेरी किसी बात में कंफ्यूजन? दोबारा रिपीट करना जरा। नंबर 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये पैसे वापस नहीं होंगे, कंपनी हैज नो ऑब्लिगेशन, देयरफॉर इक्विटी का पार्ट है, ये पैसे इक्विटी में चले जाएंगे। फिर इसके अगेंस्ट जो डिविडेंड है उसकी परसेंटेज वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है। और जो डिविडेंड है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का, ये कंपनी का कोई एक्सपेंस नहीं है, ये ड्रॉइंग्स की तरह है, प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और देयरफॉर प्रॉफिट में से लेस होता है व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जरा ज़हन में लाएं। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अब आ गया, ट्राई की तो आ गया। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ऑर्डिनरी डिविडेंड लेस होके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है? या पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है और फिर उसमें से डिविडेंड लेस होता है, चेंजेस इन इक्विटी में आके लेस होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिविडेंड लेस होके प्रॉफिट आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो जाता है, फिर वो रिटेन्ड अर्निंग्स में आ जाता है, डिविडेंड के बाद अगर कोई हो तो लेस होता है। तो डिविडेंड इज नॉट प्रेजेंटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, it is presented in statement of changes in equity in the column of retained earnings, just as it is, जो आपको पता है।
ठीक है सर, यहाँ तक थोड़ी सी मेरी बात पूरी कर लेने, मैं कंपैरिजन जरा कर दूं कि ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और फिर इन वर्ड्स में क्या फर्क है। एक वर्ड लिखा हुआ ऑर्डिनरी, एक है प्रेफरेंस। ऑर्डिनरी का मीनिंग प्रेफरेंस, 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 प्रेफरेंस। तो इन वर्ड्स में भी कोई स्टोरी छुपी हुई है, मैं बताता हूँ। में भी एक स्टोरी है, ये ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस वर्ड्स क्यों है, तो मुझे जरा थोड़ी सी बात और कंप्लीट कर देना। अब आ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ। अब प्रेफरेंस शेयर्स की मैंने कितनी कैटेगरीज की हैं, कौन कौन सी यार? इनमें ये जो वर्ड्स है इररिडीमेबल, इररिडीमेबल का मतलब होता है नॉट रीपेबल, और फिर रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? रीपेबल। इररिडीमेबल, रिडीमेबल पेएबल के एंगल से, इररिडीमेबल नॉट रीपेबल एंड रिडीमेबल रीपेबल। पहले जरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की स्टोरी सुनिएगा। रिडीमेबल वर्ड का सिंपली मतलब है पैसे वापस करने। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसे लिए होंगे कंपनी ने, तो डबल एंट्री पहले बोल रहे जरा। बात वही हो रही है, पैसे लेने हैं कंपनी ने, शेयर इशू करने हैं, पैसे लेने हैं। कोई भी शेयर इशू करेगी कंपनी, कैश डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हैं तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो कैश डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। पहली बात तो ये जो ऊपर इसके नाम में भी लिखी हुई है, ये जो पैसे हैं ये रीपेबल होते हैं। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करके लोगों से पैसे लिए जाए तो ये पैसे रिटर्न करने होते हैं, रीपेबल, जस्ट लाइक लोन। क्या लोन के पैसे वापस करने होते हैं? और सभी लोन के पैसे वापस करने होते हैं। तो अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ये भी लोन की तरह है, मींस ये पैसे भी रीपेबल होते हैं 10 इयर्स, 12 इयर्स, नॉर्मली लॉन्ग टर्म होते हैं 5 इयर्स। तो देयरफॉर अगर ये लोन की तरह है, रीपेबल पैसे हैं, तो इन्हें फिर प्रेजेंट कहाँ करेंगे? इनके पैसों को प्रेजेंट कहाँ करेंगे? फंड्स आर प्रेजेंटेड इन, फंड्स आर प्रेजेंटेड इन लायबिलिटीज। और नॉर्मली कौन सी लायबिलिटी? नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसे नॉन करंट होते हैं, नेक्स्ट 12 मंथ्स में पेबल नहीं होते। पेबल तो है लेकिन नॉर्मली मोर देन 12 मंथ्स के बाद पेबल होते हैं, इसलिए इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। डन है सर? इस पे भी डिविडेंड होता है, शेयर्स है, डिविडेंड बर्ड होगा, लेकिन इसका डिविडेंड कहलाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है इसका रेट फिक्स होता है, पैसे लेते हुए पहले डिसाइड हो जाता है, 10%, 12%, 15%, जो भी है रेट फिक्स होता है। अब आपने जरा काइंडली कंपैरिजन रखना है साथ। ऑर्डिनरी में क्या होता है? फिक्स नहीं होता, और प्रेफरेंस डिविडेंड में रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड वर्ड तो यूज होता है लेकिन इसका रेट फिक्स होता है। अब जरा लोन ज़हन बनाया जरा, अगर आपने बैंक से लोन लिया क्या वो रीपेबल होता? नहीं, वापस देना होता है, और उसका इंटरेस्ट भी होता है और उसका रेट भी फिक्स होता है। तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लोन वाली, कि इसने पैसे वापस भी जाने हैं और इसका डिविडेंड रेट भी फिक्स है, ये बिल्कुल इसी तरह हो गया जिस तरह ये कोई लोन है। हाँ, सिर्फ वर्ड में डिफरेंस है। वर्ड में इंटरेस्ट, अगर लोन लिया तो इंटरेस्ट वर्ड यूज होता है, यहाँ क्योंकि शेयर्स है इसलिए डिविडेंड वर्ड यूज हो तो रहा है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। देयरफॉर लोन पैसे वापस भी होने लोन की तरह, रेट ऑफ डिविडेंड भी फिक्स है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन दो की वजह से ये हमेशा लॉन्ग टर्म लोन की तरह ही कंसिडर होगा। लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है? आफ्टर 12 मंथ्स पैसे वापस करने, उस पर इंटरेस्ट देना। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, ये लोन से मिलती जुलती हैं, इसलिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा आपको फंड्स जो है उसके नॉन करंट लायबिलिटीज में नजर आएंगे, और उसका जो डिविडेंड है, अब ये फाइनल डिसीजन आपसे करवाना मैंने, उसका जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर आना चाहिए या इंटरेस्ट की तरह फाइनेंशियल चार्जेस में नजर आना चाहिए। तो क्योंकि ये लोन ही हो गया, लोन ही हो गया है, इसलिए इसका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, इट इज प्रेजेंटेड इन, preference dividend is presented in, preference dividend is presented in,
preference dividend is presented in profit loss statement in financial charges है ना कभी वर्ड फाइनेंशियल चार्जेस में क्या होता है, दो चीजें ध्यान रखा करें, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस. The preference dividend is presented in financial charges in statement of profit and loss. अपने ज़हन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ज़हन में लाएं, अपने ज़हन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लाएं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़हन में लाएं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आते आते फाइनेंशियल चार्जेस लेस हो गए होंगे. अगर कोई कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए, तो क्या उनका डिविडेंड फिर फाइनेंशियल चार्जेस में शामिल हो गया होगा? तो शामिल होने की वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो गया होगा. तो आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा तो क्या उसमें से फिर दोबारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड लेस हो जाएगा? कहां लेस हो के आया होगा? तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जो पैसे हैं वो लायबिलिटी है और जनरली नॉन करंट लायबिलिटी है, और उसका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो फाइनेंशियल चार्जेस की तरह प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा. यहां तक ठीक हो गया प्लीज? ये मैंने किस किस की बात कर ली है सर जी, किस किस की बात कर ली है सर? जी विकास साहब, चले बातें आगे होती जाएंगी. अगर लोन हो तो लोन का जिस तरह इंटरेस्ट लॉस में से भी देना होता है, इसी तरह प्रेफरेंस डिविडेंड का ताल्लुक प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं रह गया, वो बिल्कुल लोन की तरह हो जाए. आखिरी चीज मैं जरा बीच में रख लूं, यकीनन बहुत सी और चीजें भी हैं, लेकिन आज जहां तक जरूरत है वहां तक मैं बात कर लूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता और खोलूंगा. अब आ जाए जरा दरमियान में रिडीमेबल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. इररिडीमेबल का मीनिंग मैंने क्या बताया? नॉट रीपेबल. अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इररिडीमेबल की, ये ऑर्डिनरी शेयर से मिलती जुलती होंगी, और कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से मिलती जुलती होंगी. ये दरमियान में कहीं है. इररिडीमेबल का मतलब है नॉट रीपेबल. तो ये जो इसकी नॉट रीपेबल होने वाली कैरेक्टरिस्टिक है, ये किससे मैच हो रही है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से. तो पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी नॉट रीपेबल. ये पैसे भी लॉन्ग टर्म होते हैं. कंपनी हैज नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस. अगर ये पैसे नॉट रीपेबल हैं तो अब आप हिम्मत करें आगे, ये फंड्स कहां प्रेजेंट होंगे? लायबिलिटीज में या इक्विटी में? फंड्स आर प्रेजेंटेड इन इक्विटी. मसलन जरा इक्विटी ध्यान में लाएं. अगर किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स भी हों और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हों, तो फिर दो हेडिंग्स होंगी. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, आगे आगे आगे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अलग हेडिंग होगी. और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहां होंगे? इक्विटी के अंदर नहीं होंगे. नहीं नहीं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इटसेल्फ कहां होंगे? उसका डिविडेंड कहां होगा? ये अलग अलग चीज है. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे इटसेल्फ कहां होंगे? वो नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में होंगे. लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे ऑर्डिनरी शेयर्स के पैसों की तरह इक्विटी में प्रेजेंट होंगे. इन पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड होगा. इन पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड होगा. उसका रेट लेकिन फिक्स होता है. रेट फिक्स प्लीज क्लियर मींस 10% 12% जो भी है वो फिक्स होगा. अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किससे मैच हो रही है? रिडीमेबल से. ऑर्डिनरी में क्या है? वेरिएबल होता है. अब इसका प्रेफरेंस डिविडेंड है, क्योंकि ये पैसे रीपेबल नहीं है, रेट इसका फिक्स है, लेकिन पैसे रीपेबल ना होने की वजह से इसका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो प्रेजेंट होता है. प्रेफरेंस डिविडेंड इज प्रेजेंटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस में, बड़ा एक्सपेंस नहीं, वो मैं फिर प्रेजेंट अभी करके दिखाता हूँ. इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. असल में ये पैसे नॉट रीपेबल है, तो लायबिलिटी नहीं है पैसे. रेट उसका फिक्स जरूर है, लेकिन इसके पैसे नॉट रीपेबल होने की वजह से ऑर्डिनरी डिविडेंड की तरह इसका प्रेफरेंस डिविडेंड कहां प्रेजेंट होगा? क्या लिखा मैंने? एसओसी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. मतलब मेरी इस बात की है, एक सेकंड जरा रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम ध्यान में लाएं. कभी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी सुना बड़ा आपने? उसमें कौन से कॉलम में लेके जा रहा हूँ? रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम का वर्ड सुना आपने? इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताएं क्या होता है? ड्रॉप डाउन, बैलेंस एज ऑन. कंसंट्रेट कीजिएगा जरा, ये सारी बातें जो बीच में आ रही हैं अब मैं जरा इकट्ठा करने लगा. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के चले फिगर्स भी होते हैं. लेट्स से ब्रॉट डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स 10 मिलियन. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सपोज 30 मिलियन. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां से आया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से. क्या इसमें ऑलरेडी रिडीमेबल
प्रेफरेंस शेयर्स वाला डिविडेंड लेस हो गया होगा, वो प्रॉफिट लॉस में फाइनेंशियल चार्जेस में ऐड होकर लेस हो गया, रिडीमेबल। लेकिन अगर आपके बिजनेस में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हो और ऑर्डिनरी शेयर्स भी हो, इररिडीमेबल भी हो और ऑर्डिनरी शेयर्स भी हो, तो दोनों का डिविडेंड चेंजेस इन इक्विटी मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में यही आना है। मींस टू से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड भी आएगा और ऑर्डिनरी डिविडेंड भी आएगा। अब यहाँ जरा रुक के, ये दो वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं पहले ओवरऑल प्रेफरेंस शेयर्स। इन वर्ड्स का जो डिफरेंस है ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर्स वर्ड इसलिए है, प्रेफरेंस वर्ड इसलिए लिखा हुआ क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर कोई होगा तो उसको प्रेफरेंस होती है डिविडेंड पे भी और पैसों की वापसी पे भी अगर जरूरत पड़े तो। मीन्स से अगर फॉर एग्जांपल फुल कंसंट्रेट करना जरा यहाँ, अगर कभी कोई बिजनेस वाइंड अप हो, वाइंड अप क्या होता है, खत्म किया जाए, और खत्म हो जब बिजनेस हुआ है तो उस वक्त रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी थे, ये रिडीमेबल भी थे और ऑर्डिनरी भी थे। मींस कंपनी ने पैसे ये तीनों सोर्सेस से लिए हुए थे, तो एसेट्स बेचे जाएंगे, लायबिलिटी सेटल की जाएंगी, तो लायबिलिटी सेटल करने के बाद सबसे पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे वापस होंगे, फिर अगर बचेंगे तो किसके होंगे, इररिडीमेबल वालों के पैसे वापस होंगे, फिर अगर बचेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पैसे वापस मिलेंगे। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे। प्रेफरेंस का मतलब उन्हें तरजीह है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे। नंबर वन किस पे, पैसे वापस होने में। पहले किसको मिलेंगे, फिर बचेंगे तो किसको मिलेंगे, पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर इररिडीमेबल को, और फिर बचेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। सेकेंडली डिविडेंड में भी उन्हें प्रेफरेंस है। सबसे पहले किसका डिविडेंड कहाँ आएगा, रिडीमेबल वाला फाइनेंशियल चार्जेस में। फिर अगर प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा। फिर अगर बचेंगे प्रॉफिट तो ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज टू प्रेफरेंसेस ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। नंबर वन, डिविडेंड में उन्हें प्रेफरेंस है, और नंबर टू, पैसे अगर वापस करने पड़ गए तो फिर भी उनकी पहले प्रेफरेंस है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी सबसे एंड में मिलेगा, और अगर पैसे वापस होने भी हैं तो वो भी सबसे एंड में मिलेंगे। तो प्रेफरेंस वर्ड क्यों है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड पेमेंट एज वेल एज अमाउंट रीपेमेंट। डन पीस। तो इस केस में फिर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 30, तो अब बताएं पहले कौन सा डिविडेंड लेस होगा, रिडीमेबल या रिडीमेबल, रिडीमेबल सबसे पहले होना चाहिए यार। वो कहाँ होके आया है, वो पहले हो गया हुआ है, कंसीडर हो गया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, फाइनेंशियल चार्जेस में शामिल होके आया होगा। यहाँ कौन कौन सा आएगा, ये रिडीमेबल और ऑर्डिनरी, उनमें से पहले कौन आएगा, कौन सा आएगा, ये रिडीमेबल डिविडेंड लेस होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। परसेंटेजेस वगैरह दी होंगी, वो हम वर्क किया करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स से 5 डिविडेंड ये है। अब इसके बाद अगर कोई है तो वो फिर ऑर्डिनरी डिविडेंड लेस होगा, ऑर्डिनरी डिविडेंड लेस होगा। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनना चाहेंगे या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करना चाहेगी या प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये मेरे लिए, ये आखिरी दो बातें मेरे लिए जरा डिटेल में रखें, अभी आपने थोड़ा सोचा, बात बनी नहीं है और मैंने भी कोई जवाब दिया नहीं। कंपनी कौन से इशू करना चाहेगी, शेयर होल्डर कौन से लेना चाहेगा, कैसे ये डिसीजन होगा, ये इंशाल्लाह अभी कर लेते हैं। यहां तक जो मैंने बात की है वो क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव टू प्रेफरेंसेस। नंबर वन किस में, डिविडेंड में, और नंबर टू किस में, रीपेमेंट में। रीपेमेंट सबसे पहले किसकी होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, फिर किसकी होगी, और फिर किसकी होगी। अब पहले ऐसा करें, जहां तक ये थोड़ी सी बात हो सकी है, इसको पहले एज इट इज आप नोट कर सकते हैं कोई हिम्मत। और उसके बाद फिर जो दो तीन बातें मैंने और बीच में रखनी है, पहले वो मेरी सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर आप अगर कोई फर्दर क्वेश्चन रह गया तो कर लेंगे। अब ये सब इकट्ठा देख सकते हैं, ये लास्ट लाइन वाले हजरात, या चले जितना नजर आ रहा है इस वक्त वो नोट कर लें, फिर बाकी मैं ऊपर करता हूँ। हेडिंग्स भी लिखनी है शायद, अभी कर लेते हैं। हो गए, हो गए।
1 मिनट कर पाता हूँ, क्या हो गया? चांस तो दे, अब शुरू तो कर। मैं अचानक कैसे कर पाता? ये बंद कर दे, ये सारे चल रहे होंगे, ये बंद कर। सारे थोड़ी देर बाद कहेंगे चलाना, करना बस बंद कर बिस्मिल्लाह। आइडियल इन्वायरमेंट है सर आजकल पढ़ाई का, जहां बैठे पढ़ने को दिल करता है, जब उठे बेहतरीन मौसम, ठंडी हवाएं। जी राना साहब, सब कुछ हो सकता है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? उस्मान साहब, सब कुछ हो सकता है, अभी ठहर के जरा। एक बंदे के पास पैसे, उसने किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स ले लिए, उसी कंपनी के थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर्स ले लिए, लेकिन इससे पहले कि हम इस तरफ जाएं, मेरे ख्याल है 1-2 बातें पहले और सुनना। तो पॉसिबल है सब कुछ, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी हो सकता है, कुछ पैसे उसने ऑर्डिनरी शेयर्स में लगाए, कुछ पैसे उसने इररिडीमेबल में लगाए, कुछ रिडीमेबल में लगाए, कुछ डिबेंचर्स में लगाए। ये तो अपनी चॉइस है, जरूरी नहीं कि इंसान अपने सारे पैसे किसी एक जगह इन्वेस्ट करे। अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप बताइए। ये मेरे ख्याल है I2B में है आपके, वो क्या I2B? ऊपर तो नहीं सब ऊपर लिख रहा, देख रहे थे? चलो, जो नजर आ रहा है इससे ऊपर तो नहीं कुछ रहता, देख लें, अगर किसी का अगर रहता बता दो।
जाने में क्या लिखे जा रहे, डब्बे तो नहीं बना रहे अभी तक। कहाँ लिख रहा था मैं, कहाँ लिख रहा था, घूम ही गए। जिन्होंने लिख लिया अपना अपना पढ़े, जरा क्या लिखा है। फिर 2 क्वेश्चंस के आंसर देने आपने, एक इन्वेस्टर बन के जरा पढ़े सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं आपको, सोचें आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। नहीं आप बतानी नहीं भी किसी को, कोई और ना करना, पढ़ ना, पढ़े पढ़े 1 मिनट बच्चे लिख लेना उसमें। ये ऊपर है क्या कुछ, ये ऑनलाइन सोर्स करनी बताइएगा अगर लिख लिया तो। जी जी नॉर्मली ये सब ट्रेडेबल होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। पाकिस्तान में कम है ट्रेंड, लेकिन इवन देन हो जाता है। डिबेंचर्स भी इवन, बॉन्ड्स डिबेंचर इंटरचेंजेबल वर्ड है, बॉन्ड डिबेंचर्स उसके लिए लोन्स के लिए वर्ड है। तो बॉन्ड्स वगैरह भी हो जाते हैं ट्रेड, पाकिस्तान में कम है अभी कॉन्सेप्ट, लेकिन डिबेंचर्स वगैरह होते हैं। जी नहीं बता दो, आप बताइए। नहीं ये वैसे ये वाली बात वैसे नहीं है, चाहे तो इशू कर दे चाहे ना, मतलब ये डिपेंड करेगा लोग क्या खरीदना चाहते हैं। आप कौन से शेयर इशू करना चाहते हैं, आप कंपनी, आप बताएं आप कौन से शेयर इशू करेंगे। ये आप, एक तो आपकी मर्जी होगी, लेकिन एक ये भी तो होगा लोग खरीदेंगे कौन सा। तो 1 मिनट करते हैं बात। हाँ जी ड्यूरिंग लाइफ अल्टीमेटली एंड में उसी तरह ऑर्डिनरी शेयर्स कहेंगे। जी सर जी नोट हो गया सर, नोट हो गया सर। चलिए 2-3 क्वेश्चन जरा फाइनल करना है। यहाँ तक जो लिखा है ये तो क्लियर हो गया ना, जो लिखा है डिफरेंसेस। अब देखिए कंपनीज जो है उन्हें फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए, तो कंपनीज डिफरेंट ऑप्शंस यूज कर सकती हैं। तो इन्हीं 3 में से कंपनी कौन से शेयर इशू करना चाहेगी, क्यों। कंपनी का हाईएस्ट रिस्क कहाँ है, पढ़ के अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू करेगी तो डिविडेंड भी हर साल फिक्स देना है, प्रॉफिट हो ना हो, रीपेमेंट भी करनी पड़नी है उस वक्त, पैसे हो ना हो। ऑर्डिनरी पे 1 मिनट आए, ऑर्डिनरी 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 डिविडेंड कब देंगे, जब प्रॉफिट्स होंगे और डिसाइड करेंगे। प्रॉफिट भी हो तब भी कह सकते हैं जी इस साल रिटेन करने, रिजर्व बनाना, पैसे वापस करने हैं नहीं करने। तो कंपनी का रिस्क कहाँ कम है, कंपनी कहाँ रिलैक्स फील करेगी, ऑर्डिनरी शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में तो लोन की तरह है, वापस भी करने, हर वक्त टेंशन है कि वापस भी देना है, फिर डेट आ गई फिर डिविडेंड भी देना है। अब जो इररिडीमेबल है वो दरमियान में है, थोड़ा सा रिलैक्स भी है, थोड़ा सा उधर भी है, थोड़ी टेंशन भी है। तो कंपनी शायद कौन से इशू करना चाहेगी, ऑर्डिनरी शेयर्स, कंपनी का लोएस्ट रिस्क है। लेकिन अब आप शेयर होल्डर बन गए, अब शेयर होल्डर कौन से लेना चाहेंगे, ऑर्डिनरी लेता तो उसका नुकसान क्या, पता नहीं मिले ना मिले, कंपनी का क्या हो, पैसे भी गए, रिस्क है। तो बताएं आप कौन से शेयर होल्डर बनना चाहेंगे। लेकिन उसमें एक है, रिडीमेबल अगर आप बनना चाहेंगे तो उसमें एक मसला है, अगर ऑर्डिनरी शेयर लेंगे और प्रॉफिट ज्यादा हो गए तो फिर डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसका रिस्क है
प्रॉफिट ना हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये डिपेंड असल में करेगा कि जो इन्वेस्टर है वो रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर है, ज्यादा रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर है या कम रिस्क लेने वाला। तो अगर इन्वेस्टर को ये वो देख ही जाएगी इंशाल्लाह, वो किधर जाएगा? ऑर्डिनरी। जैसे मैं शेयर्स खरीदूंगा इंशाल्लाह कंपनी का बिजनेस मेरे पैसों की वजह से इंप्रूव हो जाएगा, और इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, और मैं वो हो जाऊँ। लेकिन अगर कोई रिस्क लेने वाला नहीं है, कुछ तो मिले, वो शायद रिडीमेबल ब्रांच आएगा। तो एक बैलेंस्ड है कंपनी, फिर डिपेंड करेगा कि कंपनी को कौन से लोग एक्सपेक्टेड है कि कौन से लोग खरीदेंगे, वो किस में इंटरेस्टेड होंगे। तो इसलिए फिर कंपनीज में कुछ रिडीमेबल प्रेफरेंसेस भी इशू हुए होते हैं, ये रिडीमेबल भी हुए होते हैं, और ऑर्डिनरी भी होते हैं। बहरहाल कंपनी का ओनर कौन है इस सारी स्टोरी में? कौन सा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फाइनली ओनर है। ओनर को असल में पैसे कब मिलते हैं? जब वो सारे एक्सपेंसेस वगैरह पे करने के बाद पैसे बचे। ओनर को एंड में ड्रॉइंग्स, ओनर एंड में पैसे लेता है बिजनेस से, सबको देने के बाद। ठीक है, बात समझ आ गई मेरी? ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस है ना, ये तो बिल्कुल लोन हो गया फाइनली। तो लोन अगर हो गया है तो जरा बोरिंग कॉस्ट में मिला है, ये बोरिंग टाइप चीज है। और अगर रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इसलिए इशू किए थे ताकि पैसों को किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोरिंग है, और देयरफॉर भाई स्पेसिफिक बोरिंग हो जाए। और अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पैसों को इशू किया गया था लेकिन पर्पस डिफाइंड नहीं था, तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोरिंग है, लेकिन फिर जनरल बोरिंग होता है। क्या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी बोरिंग है? क्या ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोरिंग है? ये ओन फंड्स हैं, लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लोन है, लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है। तो ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, अकॉर्डिंग वाईएस 23। ठीक है, अब यहाँ तक कुछ क्लियर हो गया? तो पेज नंबर कहाँ पढ़ रहे थे हम जी? नहीं, वो भी मैं अब ये फर्दर कुछ बातें रहेंगी, वो एक मिनट मैं अभी आपके सामने डिटेल में टेबल पढ़ता हूँ। पहले जरा पेज नंबर 165 पे जो वर्ड आया था वो जरा फाइनल कर लेना। लॉन्ग टर्म लोन्स हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 165 पे, रेशियो नंबर 17 में। तो लॉन्ग टर्म लोन्स में किन किन नामों से लोन हो सकते हैं? बोल दे सर, बोल दे सर। टीएफसीज हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, और रिडीमेबल लिखा हुआ है, ये रिडीमेबल नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर कभी वर्ड आ जाए तो वो भी लॉन्ग टर्म लोन्स का हिस्सा होगा। फिर बॉन्ड्स भी लिखा हुआ है, लोन स्टॉक भी वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आइए जरा पेज नंबर 168 पे जरा फर्दर इन ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये रिडीमेबल, इनकी जरा स्टोरी कंप्लीट कर लेना। पेज 168, यहाँ 3 टेबल बने हुए। आफ्टर ऑल द डिस्कशन जो अभी आपने की है, मेरे से सुनी है और लिखी है, उसके बाद पहला टेबल मेरे साथ पढ़े, अगले 2 टेबल फिर आपने खुद फाइनल करने। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपैरिजन हो रहा है किस किस के दरमियान? ऑर्डिनरी शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वी आर ऑन पेज नंबर 168 एंड फर्स्ट टेबल पढ़ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले लिखा हुआ है डिविडेंड रेट, सेकंड कॉलम की हेडिंग है ऑर्डिनरी शेयर्स, और थर्ड कॉलम की हेडिंग है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। किस किस का कंपैरिजन इस वक्त? ऑर्डिनरी और इररिडीमेबल का। तो सिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज। डिविडेंड रेट, मेन में वर्ड्स बोलूंगा वो ढूंढ ढूंढ के आपने अंडरलाइन करना है। डिविडेंड रेट वेरिएबल होता है और फिक्स होता है, ऐसे ही होता है। किसका वेरिएबल होता है? हायर इन गुड ईयर का मतलब प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, हायर हो जाएगा। बैड ईयर में लोअर भी और इवन जीरो भी हो सकता है अगर लॉस ही हो गया। लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाला जो डिविडेंड है वो फिक्स पर एनम रेट होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड मिलता कब है? पेड ओनली इफ देयर आर स्पेयर, मींस एक्स्ट्रा फंड्स आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसे ही। लेकिन इररिडीमेबल में रिसीव्स डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। डेफिनेटली किसके बाद? रिडीमेबल के बाद, लेकिन किससे पहले? ऑर्डिनरी से। अब यहाँ क्योंकि कंपैरिजन ऑर्डिनरी के साथ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है देयरफॉर लो रिस्क। इसका क्या मतलब हुआ? किसके एंगल से? शेयर होल्डर के एंगल से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के एंगल से उसका कम रिस्क है कंपैरेटिवली। किसके मुकाबले में उसका कम रिस्क है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मैक्सिमम रिस्क ले रहा है, लेकिन एक शायद वर्ड आपने सुना हो, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जो शख्स ज्यादा रिस्क ले रहा है वो फिर रिटर्न भी हायर एक्सपेक्ट कर रहा होता है। एंड लोअर द रिस्क एंड लोअर द रिटर्न, लोअर अगर कम रिस्क ले रहा है तो कंपैरेटिवली उसका फिर रिटर्न भी कम होता है। लिक्विडेशन का मीनिंग लिख लें, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब बिजनेस क्लोज हो रहा है,
किसी वजह से बिजनेस सक्सेसफुल नहीं जा सका, कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो वाइंड अप या लिक्विडेशन इंटरचेंजेबली कंपनी बंद होने को कहते हैं। अगर कभी वाइंडिंग अप होगी तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पैसे कब मिलेंगे? लास्ट टू बी रीपेड, सबके वापस होने के बाद एंड में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पैसे मिलेंगे। और इररिडीमेबल वालों को कब मिलेंगे? किससे पहले मिलेंगे, किसके बाद मिलेंगे? हिम्मत करते हैं सर। दोनों का डिविडेंड कहाँ प्रेजेंट होगा? एक बल्कि सॉरी, एक वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट भाई ने पूछा भी था। वोटिंग राइट वर्ड होने जी सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास होता है, उधर वाला नो राइट होगा। वोट का राइट सिर्फ किसके पास है? मींस कंपनी की जो भी मीटिंग होगी उसमें जो डिसीजन है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के बेस पे होगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ओनर है, कंपनी कैसे चलानी है, कैसे फैसले करने हैं, ये सारा फैसला ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर, ठीक है। तो वोटिंग राइट सिर्फ किसके पास होता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास। ये रिडीमेबल वालों के पास भी नहीं होता है और रिडीमेबल वालों के पास भी नहीं होता। अवाम के पास वोटिंग राइट है या खवास के पास वोटिंग राइट? अवाम अपने वोटिंग राइट्स को यूज करके अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करके मुल्क चलाते हैं। देर पर अवाम को कभी परेशान नहीं होना चाहिए। अवाम को इंशाल्लाह हमेशा एंड में सबसे ज्यादा मिलेगा सबको देने के बाद। ऐसे ही है अवाम। मैंने ट्रांसलेशन किया, आपके पहुंच गया। ऑर्डिनरी का मीनिंग क्या बताया था? आम। मैंने जरा सब लोगों को इकट्ठा कर दी, अवाम। वोटिंग राइट किसके पास होता है? अवाम लाइनों में लग के वोट डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं ताकि वो उनके बिहाफ पे उनका मुल्क चला सके। तो इस तरह ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? अपने वोट से डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं ताकि डायरेक्टर्स किसके बिहाफ पे किसकी कंपनी चला सके? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की कंपनी चला सके। तो ये किसका राइट होता है कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सके? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। बाकी आप जिधर चले गए, मैं उधर हरगिज नहीं गया, वापस आ गया। डिविडेंड प्रेजेंटेशन कहाँ होती है जी? दोनों की इक्विटी में, लेकिन इक्विटी में पहले किसकी और फिर किसकी? पहले रिडीमेबल वालों की और फिर ऑर्डिनरी वालों की। अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रेजेंटेशन, ये जो पैसे हैं कैपिटल फंड्स हैं, ये दोनों के कहाँ प्रेजेंट होंगे? इक्विटी में। इक्विटी में एक हेडिंग होगी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और उसके फौरन बाद एक हेडिंग होगी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये किस किस को कंपेयर किया गया? बात कुछ क्लियर होगी? फाइनल एक और टेबल पढ़े आप, किसका कंपैरिजन है? ये इंडिविजुअली पढ़ के देखें, मैं जरा मेन वर्ड्स बोलता हूँ। पहली हेडिंग बोले क्या? दोनों का फिक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो। किसके बाद किससे पहले? रिडीमेबल के बाद ऑर्डिनरी से पहले इररिडीमेबल। और रिडीमेबल वालों को किन किन से पहले? ऑर्डिनरी से भी पहले और इररिडीमेबल वालों से भी पहले। लिक्विडेशन किसे कहते हैं? लास्ट टू बी पेड बट बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, मीन सेकंड लास्ट पहले। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेकंड लास्ट एंड रिडीमेबल शायद सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट। सबसे एंड में किसको मिलना है? इररिडीमेबल को सेकंड लास्ट, रिडीमेबल वालों को थर्ड लास्ट। किससे किस से पहले? और भजन कंपैरिजन किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? सभी गिने जा रहे हैं लोग, किसका कंपैरिजन हो जा रहा है? ये फाइनल करें सर, ये टिप्स में होनी चाहिए बातें, ये रिपीट हो रही है यकीन, लेकिन टिप्स से फाइनल करें। ऑर्डिनरी इररिडीमेबल और रिडीमेबल का कंपैरिजन हो रहा है। मेरी तरफ देख के बताएं, इररिडीमेबल वालों को पैसे कब मिलेंगे? रिडीमेबल के बाद, ऑर्डिनरी से पहले। और रिडीमेबल वालों को दोनों से पहले। दोनों कौन से? ऑर्डिनरी और इररिडीमेबल। वोटिंग राइट में ढूंढे नो नो, ये अंडरलाइन हो रहा है जी, प्लीज प्लीज वर्ड अंडरलाइन करें, दोबारा पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत, मेन वर्ड्स याद होने चाहिए। डिविडेंड प्रेजेंटेशन किसकी कहां, किसकी कहां? रिडीमेबल की प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंशियल चार्जेस। और कैपिटल प्रेजेंटेशन इक्विटी में किसकी और रिडीमेबल वाली नॉन करंट लायबिलिटीज। लास्ट टेबल नेक्स्ट पेज पे पढ़ के वाइंड अप करें। ऑर्डिनरी शेयर्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
नहीं, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उसको नहीं कहते, कंपैरिजन एक है, सिमिलरिटीज भी हैं, डिससिमिलरिटीज भी। नहीं, फाइनल डिसीजन तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए ताकि अकॉर्डिंगली हम इसकी प्रेजेंटेशन कर सकें। बाकी इस वक्त हम रियल लाइफ में कोई ऐसा इन्वेस्टर बनकर डिसीजन नहीं लेना, वो मैंने जो बातें की हैं, तो अगर हमें कभी रियल लाइफ में डिसीजन लेना पड़े, ठीक, तो ये तो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज है, कहाँ कहाँ किसमें सिमिलरिटीज है, जरा डिससिमिलरिटीज हैं, कुछ आपने लिख लिया, मेरा ख्याल है उसी को जरा कंपैरिजन फॉर्म में अरेंज किया हो। ये थर्ड टेबल पढ़े किस पेज पे? Any confusion finally, the online students? पेज नंबर आ जाए जी 165। आ जाए, जरा एक रेशो और वाइंड अप कर लें ताकि कल से फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। रेशो नंबर 17 का नाम बताएं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला देख के सुनाएं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को शॉर्ट वर्ड्स में बताएं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला मेरी तरफ देख के सुनाएं, मेरी तरफ जरा देख के बताएं लॉन्ग टर्म लोन्स में किन किन नामों से लोन आ सकते हैं। सेकंड कॉलम में देखें कोई एक दो वहां से आए हैं, डिबेंचर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, लोन स्टॉक वगैरह, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह क्वेश्चन करते हुए याद हो जाए। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हमने पढ़ी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बता क्या रही है? पिछले पेज पे जाए फॉर्मूला देख के आप बताएं ये रेशियो क्या बताएगी? परसेंटेज में एक आंसर आएगा, लेट्स अज्यूम 20% आंसर आया, वो 20% को एक्सप्लेन करें, वो 20% क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यही बताएगा कि जो कैपिटल एम्प्लॉय हुआ था उस पर कितना प्रॉफिट कमाया है, हायर द बेटर लोअर द बेटर, इतना या अल्लाह जितना हो जाए, कोई लिमिट नहीं सर आएगा। 18 पे आए, बल्कि एक इंटरप्रिटेशन की लाइन पढ़, द रेशियो शोज द रिटर्न ऑन टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। नंबर 18, नंबर 18 में नाम जरा देखें, रिटर्न ऑन, लेकिन इसमें सबसे शायद जो मोस्ट कॉमनली वर्ड यूज होता है वो ब्रैकेट वाला है, पहली ब्रैकेट वाला, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल मींस इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये। ऑल्टरनेटिवली भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डर कैपिटल, लेकिन कॉमनली वर्ड यूजेस रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। इस इक्विटी वर्ड को ध्यान में रखें, पिछला पेज पे जाएगा, इस रेशो में और उस रेशो में, पिछली रेशो में क्या फर्क है? सीधा सा फर्क है सर, जाने दे सर। वहां कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आ रहा था? इक्विटी में लॉन्ग टर्म लोन भी आ रहे थे, अब हमने लोन निकाल दी और ये देखना चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स ने अपने पैसों पे कितना कमाया। रेशो नंबर 17 में ये देख रहे हैं कि अपने और बैंकों के मिला के जो पैसे थे उस पे क्या कमाया। अब रेशो नंबर 18 में ये देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ शेयर होल्डर्स ने अपने पैसों पे कितना कमाया, इक्विटी में से क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या निकल गया तो इक्विटी रह गई, कैपिटल एम्प्लॉयड में से लोन निकल गए तो सिर्फ इक्विटी बाकी रह गई। इसी के नीचे जरा एक ब्रैकेट देखें, इसी जहां नाम लिखा बल्कि ब्रैकेट नहीं, फॉर्मूला लिखा हुआ। यकीन मैं बार बार आपसे पूछता रहता हूँ कि इक्विटी में क्या क्या आना है, तो आप लंबी सी लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन शॉर्ट वर्ड्स में आज से उन्होंने अगर जरूरत पड़े तो इक्विटी इज इक्वल टू, पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अब इन रिजर्व्स में कहां से लेके कहां तक चीजें आ गई, प्रीमियम से लेके जर्नल स्पेसिफिक रिजर्व सब कुछ आ गया। शेयर कैपिटल को अगर इक्विटी में से अलग कर दिया जाए तो इक्विटी में जो रिमेनिंग रहा है वो रिजर्व कहलाएगा शॉर्ट वर्ड्स में। अब क्या क्या इसमें आ गया, फिर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस, जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सब कुछ को इकट्ठा करके एक शॉर्ट वर्ड अगर बोला जाए तो वो रिजर्व्स है, किस में प्लस करें तो इक्विटी बन जाएगी। तो शॉर्ट वर्ड्स में इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। ऑब्वियसली अब रिजर्व में सिर्फ जनरल स्पेसिफिक नहीं है, सब कुछ है बगैर सवाए किसके, शेयर कैपिटल के। कहां से कहां तक, प्रीमियम से लेके जर्नल स्पेसिफिक रिजर्व तक जो कुछ है। अब आए फॉर्मूला पढ़े,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नहीं रिलैक्स, नो ऑपरेटिंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर, PAT स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से माइनस किया जा रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड। आप बताएंगे कौन सा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया जा रहा होगा? रिडीमेबल वाला किया जा रहा होगा ना कर यार। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को गौर से देखें, क्या रिडीमेबल तो उसके अंदर ही लेस नहीं हो गया होगा? अब इसमें से कौन सा और किया जा रहा है? मतलब इसका ये है कि देखा ये जा रहा है कि रिडीमेबल वालों को भी और इररिडीमेबल वालों को भी डिविडेंड देने के बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट बचा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से कौन सा लेस हो गया? रिडीमेबल। और अगर इसमें से इररिडीमेबल भी माइनस करने, एक स्टार बना होगा, स्टार ढूंढने के नीचे, स्टार इसी बॉक्स के नीचे, ए प्रेफरेंस इज अ नॉन रिडीमेबल मींस इररिडीमेबल। क्या लेस हो गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से? रिडीमेबल। और कौन सा भी अगर लेस कर लें तो फिर क्या बचेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ इररिडीमेबल भी माइनस कर लें तो वर्ड्स सुन जरा मेरे, फिर बचेंगे प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को किन प्रॉफिट्स में से डिविडेंड मिलना है? ठहर लिखने से पहले, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को किन प्रॉफिट्स में से डिविडेंड मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है तो फिर तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। लेकिन अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से भी क्या माइनस करना पड़ेगा? इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर जो बचेगा वो होगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो ये जो फिगर एक सॉल्व हो रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस, ये स्टार बना हुआ ढूंढ लिया स्टार, या कौन सा माइनस हो रहा है? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कौन सा माइनस हो चुका है? रिडीमेबल। कौन सा भी माइनस कर लें, इररिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल, तो फिर जो अमाउंट बचेगी वो किसके लिए बचेगी? वो प्रॉफिट होगा जो उसमें से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलना है। तो इसके ब्रैकेट्स ही बना के इसके ऊपर लिखना, इस कैलकुलेशन के रिजल्ट में क्या चीज सॉल्व होगी? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इन अदर वर्ड्स ये देखा जा रहा है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बचा भी है या नहीं बचा। तो अगर वो देखना है कि बचा ही नहीं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाएं और उसमें से इररिडीमेबल डिविडेंड भी माइनस कर दें। ये पहले माइनस हो नहीं गया ना? कौन सा हो गया होगा सर? कौन सा करना पड़ेगा सर? तो फिर जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट अवेलेबल रह जाएगा। फिर इसको डिवाइड बाय किया जा रहा है, एवरेज इक्विटी। एवरेज का मतलब बोल दे कई दफा मैंने बोला, आप नहीं बोल रहे। ओपनिंग इक्विटी लेंगे, क्लोजिंग इक्विटी लेंगे अगर कंपैरेटिव है, प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वरना अगर कंपैरेटिव ना हुआ तो क्लोजिंग इक्विटी को ही एवरेज कंसीडर कर लेंगे। एक फिगर के साथ जरा फाइनल करना, जरा पहले लिख लेने देना। लेट्स अज्यूम दो कंपनीज हैं, फॉर्मूले पे नजर रखिएगा जरा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है सपोज 100 मिलियन और 10 मिलियन है, बताएं क्या है? बोले वर्ड नहीं बोला जा रहा, फंसा हुआ वर्ड, फंसा वर्ड पूरा नहीं बोला गया अभी भी। इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। और बेस में क्या लिखना है? कैलकुलेटर पकड़े, सॉल्व करके आंसर दो। 100 minus 10 90 divided by 200 into 100 approximately 45%। क्या चीज किसका 45% बोलना है? हिम्मत 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 हिम्मत। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इज 45% ऑफ इक्विटी। बताएं काफी है? इस तरह डिसीजन नहीं हो सकेगा जब तक आप इसको कंपेयर नहीं करेंगे पिछले सालों से या किसी और कंपनी से। इटसेल्फ 45% ठीक है चलो, लेकिन क्या ये अच्छा है? ये फैसला करने के लिए इसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर किससे होता है? पिछले पीरियड से भी होता है और दूसरी कंपनी से भी होता है। तो लेट्स सी एक और कंपनी है, उसका प्रॉफिट है 50, उसका प्रेफरेंस डिविडेंड है सपोज 8 और उसका एवरेज इक्विटी का बैलेंस है 150। सॉल्व करें। 28%। क्या चीज किसका 28%? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इज 28% ऑफ इक्विटी।
आप बताएं कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बेहतर है, कौन सी कंपनी में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा पैसे बचे, हायर द बेटर, लोअर द बेटर। तो इन्वेस्टर्स हैं सर, इन्वेस्टर डिसीजन लेंगे। इन्वेस्ट करने से पहले भी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने रख लेते हैं, और आप जैसे नौजवानों से कहते हैं हमें जरा रेशियो एनालिसिस कर दें, तो आप जैसे नौजवान रेशियोज कैलकुलेट कर देते हैं, और फिर ये शेयर होल्डर्स को, जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें बैठा के बता देते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ए में या बी में, हायर द बेटर, लोअर द बेटर। नोट करें फिगर्स। एनी कंफ्यूजन एनीवे सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब मैक्सिमम चीजें एड्रेस होगी, बाकी डिफरेंट इसमें और बहस है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, नॉन कम्युलेटिव भी होते हैं, ये चीजें भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। रेशियो नंबर 18 के नीचे एक नोट लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशन के नीचे, अगर किसी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स का जिक्र ही ना हो तो हम खामोशी से क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को इग्नोर करते हैं। अच्छा, मैं यहां से ऑनवर्ड्स कभी अगर वर्ड बोलूं आपके सामने, शेयर कैपिटल, तो मैं किस शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी, बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनरी, अदरवाइज हमें मेंशन करना चाहिए। मैं आपके सामने वर्ड बोलूं डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड, और डिविडेंड कहाँ प्रेजेंट होता है, रिटेन अर्निंग्स में, अनलेस हम कोई वर्ड साथ लगाएं, अकॉर्डिंगली डिस्कस करें। मतलब इसका ये कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन है जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, तो यही रेशियो नंबर 18 जो है, इसका फार्मूला देखें, ये फार्मूला सिंपली क्या रह जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 0, इग्नोर कर देंगे। दूसरा एक पढ़े नोट, if question is silent regarding preference shares are redeemable or irredeemable, अगर ये तो उसने बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा कि रिडीमेबल है या इरेडीमेबल, तो फिर बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम कर लेंगे, वही लिख पढ़ लें जो लिखा हो। डेफिनेटली दूसरा भी अज्यूम किया जा सकता है, लेकिन जो नॉर्मली फिर अज्यूम किया जाता है वो फिर इरेडीमेबल लिखा हुआ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्या अज्यूम करें कि वो नहीं है, वो नहीं है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि वो रिडीमेबल है या इरेडीमेबल है, तो फिर वो इरेडीमेबल है। ठीक है सर? अब रेशियो नंबर 19 और 20 जो है ये आपने आज पढ़नी नहीं सही तरह, लेकिन रिमेनिंग 5 मिनट्स पढ़े हैं, तो इन 5 मिनट्स में काटिए अपने ये 18 रेशियोज रिवाइज करके उठना है। बिस्मिल्लाह रहमान, आपके ब्याह पे मैंने पढ़ दिया, खामोशी से अपने आप को सिर्फ आवाजें हैं आप।
जी जी, कुछ भी ना बोले हम तो, शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी है। मैंने 2 क्वेश्चंस कल कहे थे, अटेम्प्ट हो जाते हैं दोबारा कितने %? नहीं मतलब विदाउट लुकिंग एट द आंसर बात हुई थी, तो कहां तक पहुंच जाता है? लगता है एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ। तो रेशियो कैलकुलेट करके जरा मुझे बतानी कि कितने का % कैलकुलेट होता है, कितने का कितने %? क्लोज टू 100% जाना चाहिए सर, किया हुआ सवाल है यार, अगर किए हुए सवाल भी क्लोज टू 100% आ जाए तो फायदा। अब मैंने कल से ऑनवर्ड्स आपको क्वेश्चंस कुछ देने जो मिक्स स्टैंडर्ड के होंगे, तो मकसद यही 2 दिनों का था कि आप पिछला रिवाइज कर लें। 2-3 दिन शायद अभी रेशियोज का कोई होमवर्क नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट हमने अब कोशिश करनी है कि ये रेशियोज के फॉर्मूले कुछ याद हो कि तब भी क्वेश्चन होंगे। तो बेहतरीन उसका तरीका, वैसे रट्टा इस तरह लगता भी नहीं है, तरीका यही होता है कि क्वेश्चन सॉल्व किए रहे और बार बार फॉर्मूले ढूंढ के प्रैक्टिस की जाए। ठीक है, आज का दिन लेकिन मेरा ख्याल है अभी जरा अगर आधा घंटा जरा इसको पढ़ के आए कल, और जिन लोगों का कोई आई सेट का कोई मसला रहता है या कोई पिछला रहता है तो ये आइडियल डेज है, कुछ ना कुछ पिछला अगर बैकलॉग है तो फाइनल कर। तो फॉर्मूले मैंने कल जुबानी सुनने सर 18 तक। अल्लाह हाफिज़। साथ साथ चलें तभी बात बनेगी। बस रेशियोज मेरी तरफ से नया होगा क्या, कोई और अगर एडवाइस करना चाहे तो ये डेटा टर्नओवर बेटा ये बताता है, टर्नओवर रेशियो का ज्यादा तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने पैसे जल्दी ले लिए हैं। टर्नओवर रेशियो अगर है तो इसका मतलब है कलेक्शन स्लो है, कस्टमर से कलेक्शन स्लो हो रही है, और टर्नओवर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कलेक्शन इफेक्टिवली हो रही है। ठीक है बच्चों, हायर द बेटर। सर ये वैसे बोरोइंग में जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, फंड इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में जाएंगे। वो अमाउंट अगर वहां से लेस होकर कैपिटलाइज हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगी, और वहां से भी लेस हो गई, जो वहां से लेस हो गई है, जो कैपिटलाइज हो गई है, वो प्रॉफिट लॉस में तो नहीं जाएगी। जो रिमेनिंग बचेगी इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा।